गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं, उसका आज लेक्चर नंबर 12 है। आज और कल एक और क्लास इसका थ्योरी का बचा हुआ एक पोर्शन 13। उसके बाद हम लोग 3 क्लास एज वी ऑलवेज डू PYQs करेंगे। स्ट्रेट लाइन के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी। आज हम लोग 2 छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उसमें नया कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ रे। ठीक है, ये ऑप्टिक्स का चैप्टर है। आपको फिजिक्स के सेंस में इसको नहीं समझना है, हम मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एक इंसिडेंट लाइट है, तो मैथ्स में हमको लाइट है उससे नहीं मतलब है, मैथ्स में हमारे लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो वी हैव वन इंसिडेंट लाइन और इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। रे आपको पता है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड देयर इज नो एंड पॉइंट, दैट इज रे। ऐसे आया इस प्लेन को, ये जो मिरर है, ये भी हमारे लिए एक लाइन की तरह काम करेगा। मान लीजिए इसका कुछ भी इक्वेशन हो इन जनरल। रूल क्या है रिफ्लेक्शन का? रूल क्या है कि जब ये आता है जिस पॉइंट पे वो लाइन पे मीट करता है, उसी पॉइंट पे एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, बेसिकली ये एक लाइन नहीं होता है, रियल में एक प्लेन होता है, बट प्लेन की एक लाइन पे ही सारा कुछ हो रहा है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली डायरेक्शन ये होगा, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड रे। ये आप लोग 9th-10th में भी बेसिक ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे। रूल क्या है रिफ्लेक्शन का? पहला रूल है कि तीनों जो है, तीनों मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, उसमें होना चाहिए। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है, आई। और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है, सॉरी आर। ठीक है, तो एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों सेम होना चाहिए, मींस एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाएगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। तो यही कंसेप्ट है। तो अगर क्वेश्चन में आपको मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंसिडेंट रे दे दिया एक लाइन के फॉर्म में, ये दे दिया, तो आपको बोलेगा रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालिए। या उल्टा भी दे सकता है, वो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इंसिडेंट रे का निकालिए। ठीक है, तो मैं अभी बेसिक मान के चलता हूं, जो कॉमन क्वेश्चन है। इंसिडेंट रे दे दिया, इसका इक्वेशन आपको पता है, एल का इक्वेशन आपको पता है। एल का और इंसिडेंट रे दोनों मीट कहां कर रहे हैं? यहां मान लीजिए ओरिजिन है, तो हमको यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एल एंड सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली वी विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। 2 लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या मिलता है? मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो ओ का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया और हमको चाहिए रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन, तो ये भी ओ से पास कर रहा है ऑब्वियसली। तो एक हमको पॉइंट मिल गया। अब क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप के लिए याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था कि जब कोई एक लाइन 2 लाइन से इक्वी एंगल पे है, मतलब इससे भी आई बना रहा है, इससे भी आ रहा है, बोथ आर सेम, तो क्या हम लोग लॉजिक लगाए थे? इंसिडेंट रे का मान लीजिए स्लोप है m1। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप जो है मान लीजिए m, और रिफ्लेक्टेड रे जो आपको चाहिए उसका स्लोप मान लीजिए m2। क्या आपको m1 पता है? बिल्कुल। जैसे ही आपको हम रे दे दिए ax + by + c दे दिए, उसका क्या होता है स्लोप? -a/b। तो इसका स्लोप पता है।
नॉर्मल का स्लोप ऑब्वियसली पता है, जब इस लाइन का स्लोप पता है तो आपको परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप शुड बी -1। तो उस लॉजिक से आपको इसका स्लोप मिल गया, इसका स्लोप मिल गया। अब निकालना है इसका स्लोप। तो याद कीजिए हमने शायद 3-4 लेक्चर पहले क्या बताया था, m1 माइनस, अभी हम क्या कर रहे हैं देखिए, पहले एक लाइन में लिख दूं, tan i बराबर tan r, जब एंगल सेम है दोनों का tan सेम होगा, तो tan थीटा क्या होता है, m1 माइनस m बाई 1 प्लस m1 इंटू m। ऑर्डर देखिए, इस पिक्चर में अगर हम देखिए एक सीक्वेंस आप फॉलो कीजिए, ये पहले आया m2, फिर आया m, फिर आया m1। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये, फिर ये, फिर ये, तो m1 माइनस m। अच्छा, अब r वाले केस में क्या होगा, m माइनस m2 बाई 1 प्लस m इंटू m2। तो इस इक्वेशन को यूज करके आपको m1 पता है, m पता है, सिर्फ एक अननोन है m2, तो m2 आपको निकल जाएगा। तो आपको पॉइंट मिल गया, आपको स्लोप मिल गया, तो यू नो द इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज m x माइनस x1। पॉइंट मिल गया o और स्लोप मिल गया। तो हम लोग क्वेश्चन एक करेंगे, बट आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कैसे, अगर इंसिडेंट रे का इक्वेशन पता है तो हम रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, लैंग्वेज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। इंसिडेंट रे का इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। अपन रीचिंग द लाइन, जो मिरर है मतलब जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका है इक्वेशन 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0, 3x माइनस 2। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन पूछ रहा है, चेक कर लूं, 3x माइनस 2y माइनस 5, x माइनस 2y माइनस 3। ठीक, ठीक है, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा लाइन है जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये मीटिंग पॉइंट है, तो ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। ये मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, हमको इसका इक्वेशन निकालना। तो पहले तो O निकालिए, O क्या है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, x माइनस 2y बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 5। ध्यान से देखिए, x माइनस 2y बराबर 3, 3x माइनस 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसलिए कर रहे हैं चूंकि माइनस 2y है, माइनस 2y है, वैसे ही हट जाएगा। 3x में x गया तो 2x, और 5 में 3 गया तो 2, तो x बराबर हो गया 1। अगर x 1 आ गया तो 1 यहां रख दीजिए, माइनस 2y बराबर 3, तो 2y बराबर 1 माइनस 3 माइनस 2, तो y बराबर माइनस 1। मतलब O का कोऑर्डिनेट आ गया, x कितना आया 1 एंड y माइनस 1। हमको O का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमको रिफ्लेक्टेड लाइन का स्लोप पता करना है। ये एंगल सेम होगा। इसका स्लोप क्या है इस लाइन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका स्लोप क्या होता है, माइनस a बाई बी। तो माइनस a इज 1 एंड b इज माइनस 2, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस हाफ। तो इसका स्लोप हो गया हाफ। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, पहले इसका देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका स्लोप होगा माइनस a बाई बी। a इज 3 एंड b इज माइनस 2, तो माइनस माइनस कट के इस लाइन का स्लोप आ गया 3/2। तो परपेंडिकुलर का क्या होता है, रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, मीन्स 2/3 का माइनस। इसका स्लोप आ गया इतना। इसका स्लोप मान लीजिए m, जो पता करना है बस। अब इक्वेशन क्या बनता है, m1, सीक्वेंस देखिए, m1 माइनस m2 मतलब हाफ माइनस माइनस 2/3 बाई 1 प्लस, फिर दोनों का प्रोडक्ट, तो हाफ इंटू माइनस 2/3 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मीन्स माइनस 2/3 माइनस m बाई 1 प्लस
-2/3 इंटू m। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको m निकलेगा। तो हाफ प्लस 2/3 हो गया, यही हुआ ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड ये 1 माइनस प्लस है माइनस है, 2 कट गया तो 1/3 बराबर -2/3 माइनस m बटा 1 माइनस 2m/3। ठीक है, इधर तो नोन वैल्यू है, इधर तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, क्या हो जाएगा ऊपर में 6, तो 6 करेंगे तो 3 + 2 2 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इज 2/3। इसको इसी को हम पहले लिख लेते हैं, 3 + 4 7/6 डिवाइडेड बाई 2/3 है तो इंटू 3/2, तो 3 और ये 2 4 7/4, मतलब ये आ गया 7/4। आई होप कैलकुलेशन में कोई 3 6 ले लिए तो 3 + 4 7 एंड 2/3, तो 7/6 इंटू 3/2 तो 7/4। ठीक है, चलिए अब इसमें माइनस थोड़ा कॉमन ले लीजिए, तो 2/3 + m, और यहाँ भी हम माइनस लेना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर देंगे, 2m/3 -1 माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बस सॉल्व कर रहे हैं, 2 + 3m, इसको भी 3 से कर दिए तो 2m - 3 बराबर 7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12m बराबर 7 दूना 14m माइनस 7 तिया 21, तो ये उधर चला गया, तो 29 बराबर 2m, तो m बराबर 29/2। स्लोप आ गया 29/2। ठीक है, स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या होगा, y - y1, y1 कितना है -1, तो ये 1 हो जाएगा। स्लोप इज 29/2, x - 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो इसको लिख सकते हैं 29x - 29, सबको अब एक तरफ ले जाइए, 29x - 29 - 2y - 2, तो 29x - 2y - 31 बराबर 0। फाइनल आंसर विल बी, लेट मी चेक, 29x - 2y - 31 बराबर 0। यही हमारा रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन होगा, 29x - 2y - 31। ठीक है, तो दो इसमें चीज आपको चाहिए था, एक मीटिंग पॉइंट वो इससे मिला, एक स्लोप जो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पैटर्न में लिए हैं तो दिस माइनस दिस पहले वाले में, दूसरे में दिस माइनस दिस। ठीक है, तो आप किसी भी इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर, ये पूछा जाता है, ये अच्छे खासे बार पूछा गया है। ठीक है, जब हम लोग PYQ करना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द ईयर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बट बड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि कहीं आप एरर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स में आपने रिफ्लेक्शन के साथ ही एक और चीज पढ़ा है, रिफ्रैक्शन। नॉर्मली उससे कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी मैं थोड़ा आपको बस ब्रीफ कर दूं। रिफ्रैक्शन बेसिकली मीन्स लाइट ट्रेवल करता है जब मीडियम बदल रहा है। मीडियम मतलब जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, तो मीडियम जब बदलता है तो इंसिडेंट रे कुछ डिविएट हो जाते हैं। जैसे ये अगर इंसिडेंट रे है, मान लीजिए इसको इंसिडेंट रे बोलिए। अब रिफ्लेक्शन भूल जाइए, रिफ्लेक्शन डिफरेंट चीज है। रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि अगर ये ऐसे आ रहा है लाइट, तो इसको आना चाहिए एक्चुअल में ऐसे ही, कोई डिविएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मीडियम अलग है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, एंड मीडियम का क्या सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब अगर मीडियम बदलता है तो ये लाइन ऐसे नहीं चलेगा, या तो ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाएगा, देखिए जाना था इधर, पहुंच गया इधर, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, और ये जो लाइन बनाता है नॉर्मल के साथ, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये भी हो सकता है कि ये नॉर्मल के तरफ ना आके नॉर्मल से और दूर चला जाए, मतलब ऐसा हो जाए। तो ऐसे केस में ये जो नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो। तो ऑप्शन 1 ये हो सकता है, ऑप्शन 2 ये हो सकता है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, बिसाइड रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब जो रेयर से डेंस मीडियम की तरफ जाता है तो इट मूव टुवार्ड्स द नॉर्मल। टुवार्ड्स द नॉर्मल मतलब ये वाला, एंड डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो इट विल मूव
अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो फिजिक्स का पोर्शन है। तो अगर मान लीजिए ऐसे केस में हाउ विल यू प्रोसीड, आपको अगर इंसिडेंट रे दे दिया, बोला रिफ्रैक्टेड रे निकालिए, एक वही लॉजिक, मीटिंग पॉइंट से आपको ये मिल जाएगा। अब आपको इसका स्लोप निकालना है। मान लीजिए मैं इस केस की बात करूं, ठीक है, इसका स्लोप कैसे निकालोगे? आपको इस लाइन का स्लोप पता है, आपको इस लाइन का स्लोप अच्छे से पता है, आपको निकालना है इस लाइन का स्लोप, आपको इस लाइन का स्लोप पता है, आपको निकालना है इस लाइन का स्लोप। बीच का एंगल आपको नोन होगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 15 डिग्री नॉर्मल की तरफ चला गया, नॉर्मल से अवे चला गया, तो ये एंगल पता है, ये नॉर्मल का स्लोप पता है। क्यों नॉर्मल का स्लोप पता है? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको अगर एक लाइन पता है, दूसरा लाइन पता है, तो आप दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो। यहां आपको एंगल पता है, एक स्लोप पता है। यूजिंग द फॉर्मूला tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नया इसमें मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, जो मैंने बताया कंसेप्ट कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये मैं फिर लिखा देता हूं, एंगल बिटवीन टू लाइन दो होता है, एक थीटा तो एक पाई माइनस थीटा, एक एक्यूट तो एक ऑब्ट्यूज। अगर मैं एक्यूट मान लूं tan थीटा को, तो मॉड लगता है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2। क्यों मॉड लगता है? बिकॉज वी हैव टू इंश्योर कि हम लोग एक्यूट एंगल वाला ले रहे हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल के केस में tan थीटा विल बी पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज के केस में tan थीटा विल बी निगेटिव। तो रिफ्रैक्शन कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और भी है फिजिक्स से रिलेटेड, हमारे लिए जितना था बताना आपको मैंने बता दिया। चलिए, तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे 2025 में आया हुआ स्ट्रेट लाइन से। पहले भी 1-2 क्लास में हमने किया है, अभी हम खुद करेंगे। और आप देखिएगा अगेन, जिस पे मैं फोकस करता हूं कि जो भी आपको क्लास में बताया जा रहा है दैट इज मोर देन इनफ फॉर द क्वेश्चन ऑफ PYQ। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये आया है 7 अप्रैल 2025। लेट ABC बी ए ट्रायंगल सच दैट द इक्वेशन ऑफ लाइंस AB एंड AC, AB और AC का इक्वेशन क्या दिया है? 3y माइनस x बराबर 2, 3y माइनस x बराबर 2 एंड x प्लस वाई बराबर 2, दो लाइन है रेस्पेक्टिवली, एंड पॉइंट B एंड C लाइज ऑन x एक्सिस, ये भी दिया है। इफ P इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इफ P इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, 3y माइनस एक्स बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। ठीक, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, यू हैव टू चॉइसेस। एक तो कि आप एक रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, ठीक है, और दोनों को प्लॉट कीजिए। मतलब जैसे ये एक लाइन है 3y माइनस एक्स बराबर 2 और एक x प्लस वाई बराबर 2। उससे थोड़ा, उस मेथड में थोड़ा फायदा क्या है कि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा कि मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। एक है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को भूल जाइए, आप नॉर्मल एक ट्रायंगल बनाइए जिसका साइड जो दिया है वो लिखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस मत बनाइए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये मेथड में थोड़ा टाइम लगता है कि आपको अच्छे से प्लॉट करना होगा। फायदा है कि क्लैरिटी ज़्यादा होती है, बट मैथमेटिकली दोनों में कोई तरह से आप बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बनाना चाहें तो एक्स एक्सिस है, पहला लाइन क्या है? जब भी किसी लाइन को ड्रॉ करना है, ये मैं 10वीं बार बोल रहा हूं, सबसे अच्छा तरीका है ड्रॉ करने का, एक बार x को 0 कीजिए तो y का वैल्यू निकालिए, एक बार y को 0 कीजिए तो x का वैल्यू निकालिए, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, बात खत्म। पहली बार हम x को 0 कर दिए, मान लीजिए x को 0 कर दिए तो ये 0, तो y कितना हो गया? 3y बराबर 2, तो y इज 2/3, तो y इज 2/3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, 2/3। ठीक है,
एक्स एक्सिस पे पॉइंट चुनिए तो उसके लिए y जीरो करना होगा। जैसे ही y जीरो कर देंगे तो माइनस एक्स बराबर 2, तो x बराबर -2। तो ये चूंकि 2/3 हम इतना लिए हैं तो -2 इससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो ये हमारा लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया? ए बी मान लीजिए। अभी हम बस ऐसे रफ में लिख रहे हैं। क्लियर है? ये हमारा एक रफ लाइन हो गया। अच्छा, ए सी क्या है? x + y = 2। ये तो सिंपल है, x को 0 रखेंगे तो y2, y को 0 रखेंगे तो x2। तो मान लीजिए ये 2 और यहाँ 2, तो इसको मिला दिए। अच्छा, तो ये मेरा लाइन हो गया एक तरह से ए सी। अच्छा, ए बी और ए सी, कभी भी दो लाइन जो है ए बी और ए सी किस पॉइंट पे मीट करेगा? ए बी और ए सी, देयर मीटिंग पॉइंट विल बी ए, तभी ना होगा। ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया है? पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये पॉइंट है मेरा बी, एक्स एक्सिस पे है, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो मेरा ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अगर हम नहीं भी कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते तब भी आंसर आता, बट थोड़ा इसमें क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? क्योंकि दोनों लाइन का इक्वेशन पता है, सॉल्व कर दीजिए। एक इक्वेशन है 3y - x = 2, यही है ना, और दूसरा है x + y = 2। अगर हम दोनों को ऐड करें, कुछ भी कीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट, जिससे एक वेरिएबल हट जाए। ऐड करेंगे तो ये -x है, ये x है, कट जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो 3y + y हो गया 4y, 2 + 2 4, तो सॉरी 4, तो y = 1। अच्छा, y जब 1 आ गया तो x भी 1 होगा, चूंकि x + y 2 है। तो हमको a का कोऑर्डिनेट मिल गया 1, 1। ये क्लियर है? एक हमको ट्रायंगल बन गया। अब क्या है? इफ P इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब P एक पॉइंट है, तो P क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड। तो A से एक हम अल्टीट्यूड ड्रॉ किए। ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको, ऑर्थो सेंटर कैन बी आउटसाइड द ट्रायंगल, सेंट्रोइड एंड इन सेंटर मस्ट बी इनसाइड द ट्रायंगल, बट ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर दे कैन बी आउटसाइड द ट्रायंगल। ये मैंने बताया था। ठीक है, तो मतलब ये अल्टीट्यूड जो है, इसका मतलब P कहीं इसी पॉइंट पे लाई करेगा। क्योंकि ये अल्टीट्यूड है, BC एक्स एक्सिस है, तो ये कहीं भी इसी पे लाई करेगा। मान लीजिए P हमने मान लिया यहां पे। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए, x कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। इसका अगर x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका x कोऑर्डिनेट 1 होगा। y कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता कि P यहां होगा कि यहां होगा कि A से ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो हम मान लीजिए उसको अल्फा। लेकिन x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, तो इसका मतलब P का जो कोऑर्डिनेट, और अगर अल्फा मिल गया तो वही पूछ रहा है ट्रायंगल PBC का एरिया, अगर P का अल्फा मिल गया तो PBC क्या एरिया होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो बड़ा सिंपल है, एक्स एक्सिस, हाइट वही होगा जो अल्फा होगा। तो बेसिकली आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, अब आप सोचिए, ऑर्थो सेंटर में जाइए, ध्यान से देखिए कैसे हम लोग ऑर्थो सेंटर निकालते थे। कोई दो अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लो। यहां फॉर्चुनेटली एक अल्टीट्यूड तो हमको दिया ही हुआ है, ये लाइन। इस लाइन का क्या इक्वेशन है? x = 1। वर्टिकल लाइन का क्या इक्वेशन होता है? x = समथिंग, और ये 1 है तो x = 1। अब दूसरा अल्टीट्यूड का आपको इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालिएगा? मान लीजिए B से हम एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा। B से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक अल्टीट्यूड मिल चुका है, अब हम दूसरा बना रहे हैं जो B से ड्रॉ करें। अच्छा, B से जो भी अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होगा? AC के परपेंडिकुलर होगा वो लाइन। AC का स्लोप क्या है पहले हमको ये बताइए। AC का इक्वेशन कौन सा? AB एंड AC ये है, x + y = 2। इसको एक तरफ लिखिए, तो क्या होता है स्लोप? -a/b। तो a है 1, b है 1, तो -1। इस लाइन का स्लोप है -1। ध्यान से देखिए, इस लाइन का स्लोप है -1। तो फिर इस लाइन का क्या स्लोप हो जाएगा? अगर इस लाइन का स्लोप -1 है और ये परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप 1 हो जाएगा। इसका मतलब BP का, AC का -1, तो BP जो है उसका स्लोप 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। अब देख लीजिए, B का कोऑर्डिनेट भी आपको दिया है, B का कोऑर्डिनेट भी आपको दिया हुआ है और P का भी दिया है, तो स्लोप क्या होता है? 1 = y2 - y1। तो अल्फा
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -2,0, तो अल्फा -0 दैट इज अल्फा बाई x2 माइनस x1 दैट इज 1 -2 तो 1 + 2 दैट इज 3, तो अल्फा आ गया 3। ठीक है, इससे स्लोप मिला 1 और 2 पॉइंट फार्मूला से इक्वेट कर दिए तो अल्फा का वैल्यू आ गया 3। तो बेसिकली जो P है ये 1 1 था ना ए, उससे भी ऊपर होगा, माने कहीं यहां पे होगा P 1,3। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, क्या कौन सा ट्रायंगल था कहाँ गया, हाँ PBC, PBC, ये मान लीजिए P है, ये B है, ये C है, मान लीजिए ऐसे रफ बना दिए। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, इसको बेस ले लिए, तो ये बेस कितना है, इधर -2 है इधर +2 है, तो कितना हो गया 4 इंटू हाइट, हाइट मतलब जो P का y कोऑर्डिनेट है दैट इज 3, तो 4 × 3 12, 12/2 6, तो आंसर विल बी, अच्छा मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया था सर, अच्छा ऑप्शन दिया हुआ भी नहीं, आंसर विल बी 6। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम लोग 2 अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी 2, और उसको सॉल्व करते हैं। जो भी मीटिंग, तीनों का नहीं लिखने की जरूरत है बिकॉज वी नो कि तीनों एक ही जगह मीट करता है, तीनों अल्टीट्यूड्स कंकरेंट होते हैं। आप 2 का निकालिए, मीटिंग पॉइंट निकालिए, वही आपका ऑर्थो सेंटर का मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से एक सिमिलर एक और ऑर्थो सेंटर से ही ये आया था क्वेश्चन 2, ये आया था 7 अप्रैल 25, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y = x + 1, एक लाइन है y = x + 1 और एक लाइन है y = 4x - 8, 4x, और एक लाइन है y = mx + c, मतलब ये अननोन लाइन है, हमको नहीं पता है। y = x + 1, 4x - 8, mx + c। क्या दिया है, इफ द ऑर्थो सेंटर जो इन 3 लाइन से बना है उस ट्रायंगल का इज एट 3,-1, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया है, देन m - c का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए -2, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार दिखाते हैं डिमोस्ट्रेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस सब कुछ नहीं बनाते हैं। ये मेरा लाइन है, ये मेरा ट्रायंगल है ABC। पहला लाइन क्या है, y बराबर, देखिए जो भी लाइन अननोन है उसको हम, आप कोई भी मान सकते हैं, बट हम उसको BC क्यों मान रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। BC जो है ना बड़ा एक बेस की तरह, एक रेफरेंस की तरह काम करता है, तो फॉर माई यू कैन से कंफर्ट हम इसको मान रहे हैं mx + c। ये लाइन है y = x + 1 और ये लाइन है y = 4x - 8, 4x - 8 + 1, तो ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, इसका आपको ऑर्थो सेंटर दिया है, वो हम लोग बाद में यूज करेंगे। जब 2 लाइन नोन है तो हमको a का कोऑर्डिनेट मिल गया, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं, एक है y, एक बार लेट मी चेक वंस अगेन, y = x + 1, y = हाँ, तो इसका मतलब x + 1 जो है वो बराबर हो जाएगा 4x - 8 के, दोनों y के बराबर है, तो इधर हो गया x - 4x, क्या हो गया x - 4x - 3x, -8 - 1 तो -9, तो x = 3, इसका x आ गया 3, तो y कितना आ जाएगा 3, अगर x 3 है 3 + 1 4, तो a का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, ध्यान से देखिए 3,4, ये बहुत कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। a का कोऑर्डिनेट मिल गया 3,4। ऑब्वियसली अल्टीट्यूड क्या होगा, इसी लाइन पे होगा कहीं, सॉरी ऑर्थो सेंटर जो है वो तो अल्टीट्यूड पे ही लाई करेगा ना, मतलब कहीं ना कहीं मेरा ऑर्थो सेंटर इसी लाइन पे होगा। वो बोल रहा है कि आपका ऑर्थो सेंटर 3,-1 है, मान लीजिए ये मेरा ऑर्थो सेंटर है O, ये 3,-1। अब ध्यान से देखिए, A है 3,4, O है ऑर्थो सेंटर है 3,-1, तो अगर आप जस्ट आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं, एक पॉइंट है 3,-1, कहाँ होगा 3, यहाँ, और एक है 3,4 यहाँ, मान लीजिए यही होगा, ये अल्टीट्यूड है, यही है ना अल्टीट्यूड। एक पॉइंट है 3,4, एक है 3। अब ध्यान से देखिए दोनों का x सेम है, इसका मतलब बेसिकली जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन है,
AO जो है दैट इज अ वर्टिकल लाइन इन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्टिकल लाइन मतलब ऐसे, हाँ यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, वो बाद की बात है अभी। माने एक वर्टिकल लाइन है जिसका x फिक्स्ड है। x कितना है? 3 मतलब ये x बराबर 3 पे एक लाइन है, वर्टिकल लाइन, वही हमारा। तो उस लॉजिक से अब ये बताइए, अगर ये वर्टिकल लाइन है और ये क्या है, अल्टीट्यूड हमेशा इसके 90 डिग्री होगा, तो लाइन BC क्या होगा? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसा, कोई भी हो सकता है, अभी हम वो डिसाइड नहीं कर रहे, ठीक है। ये ध्यान से, ये चूंकि वर्टिकल लाइन है और ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है। आपको M-C पूछ रहा है, तो M आपका आ गया 0, M आ गया आपका 0। क्लियर है? चलिए, अब हम को क्या निकालना है? M अगर 0 आ गया तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? बेसिकली इसको हटा दीजिए तो y बराबर C। अब हमको बताइए C कैसे निकालिएगा? मतलब C मतलब वो y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन होगा कि ये होगा कि ये होगा, है हॉरिजॉन्टल, लेकिन कौन सा होगा वो कैसे निकालिएगा? आप हमको सोच के बताइए। हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ C? तो एक देखिए, अगर हमको इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए, या तो B का मिल जाए या तो C का मिल जाए, तो उसके कोऑर्डिनेट से, चूंकि हमको ये पता है कि इस लाइन पे, ध्यान से देखिए, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे उनका y मतलब y कोऑर्डिनेट वो C के बराबर होगा। तो अगर किसी का हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाए तो वही C होगा। मान लीजिए हम B पॉइंट की बात करें, B पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते हैं? चूंकि ये किस लाइन पे लाई कर रहा है, ध्यान से देखिए, y बराबर x+1। तो अगर इसके x कोऑर्डिनेट को, अगर हम इसके x कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं अल्फा, अगर हम इसके x कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं अल्फा, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? α+1। क्यों? y इज x+1। ध्यान से देखिए, तो y जो है वो x+1 है, तो इसका b का कोऑर्डिनेट हम अल्फा कॉमा α+1 एक मान सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कैसे निकालेंगे? अगेन द सेम लॉजिक, चूंकि ये भी तो एक, मान लीजिए ये ऑर्थो सेंटर है, तो ये भी तो अल्टीट्यूड होगा। ये अगर ऑर्थो सेंटर है तो ये भी तो एक अल्टीट्यूड होगा। तो अगर ये एक अल्टीट्यूड होगा, BO अगर एक अल्टीट्यूड होगा, तो इसका जो स्लोप है वो इसके परपेंडिकुलर लाइन का तरह बिहेव करेगा। इस लाइन का स्लोप क्या है? y बराबर mx+c, उसी फॉर्मेट में है, y बराबर mx+c। तो m, एक सेकेंड, तो इसका स्लोप क्या हो गया? m4। तो इसका अगर स्लोप 4 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/4। और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 - y, ये पॉइंट दिया है, तो ध्यान से देखिए, -1, मान लीजिए हम इसको सेकंड पॉइंट मानते हैं, -α+1 एंड 3 - अल्फा, ठीक है, इससे हमको अल्फा निकल जाएगा। तो -1 - अल्फा -1/3 - अल्फा, ये क्या हो गया? -1 - 1 -2 - अल्फा/3 - अल्फा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। -1 को 3 से किए तो -3, -1 को किए अल्फा, -8 -4 अल्फा, तो 5 अल्फा, ये इधर आ गया ना, क्या हो गया? α+4, 5 अल्फा बराबर -8 + 3 दैट इज -5, तो अल्फा बराबर -1 आ गया, -1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -1 एंड -1 + 1 इज 0। मतलब B का कोऑर्डिनेट आ गया -1 0। इसका मतलब है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इसका मतलब C भी 0 है। और वैसे भी सोचिए, अगर B -1 0 आ गया, मतलब ऐसा कोई पॉइंट आ गया, इसका मतलब अगर इससे आपको ये अब पता चल गया कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से, और ये तो खुद एक्स एक्सिस पे है, तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इससे पास कर रहा है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस ही होगा। और दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि y C के बराबर है और y 0 है, इसका मतलब C भी
कहीं मैंने लिखा था m भी 0 है और c भी 0 है, मतलब इस लाइन का m भी 0 है, c मतलब बेसिकली ये लाइन जो है ये x एक्सिस है, ये लाइन है, ये कहाँ अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं ये लाइन है जिसका m भी 0 है c भी 0, ठीक है। तो m और c 0 आ गया, तो क्या पूछ रहा था m माइनस c, तो 0 माइनस 0 इज 0, ठीक है। चलिए ये थॉट अच्छा था, इंटरप्रिटेशन बाकी कोई मैथमेटिकली बहुत टफ नहीं था, बट हाँ ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट होना, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का कैसे क्या रिलेशन होता है, अगर एक वर्टिकल है तो उसका परपेंडिकुलर हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, बट हॉरिजॉन्टल लाइंस इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक्स एक्सिस भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, उसके लिए आपको सी दैट इज वाई इंटरसेप्ट पता करना पड़ेगा। चलिए नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ देखिए मेंस हो या एडवांस्ड हो या नीट हो, मोस्टली जेई में, नीट में तो सारे फैक्चुअल ही रहते हैं। दो तरह के क्वेश्चन है, एक जो आपके बड़ा कंसेप्ट को चेक करता है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को उस कैटेगरी में रखता हूं अभी जो किया हूं, और एक क्वेश्चन है जो सिर्फ आपके नॉलेज को टाइमली एग्जीक्यूट करने के कैपेसिटी को चेक करता है, जैसे ये वाला है। लेट ट्रायंगल PQR बी द इमेज ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1 and 2, 4 in the line x plus 2y बराबर 2, x plus 2y बराबर 2 if the centroid of triangle, ठीक है, if the centroid of triangle PQR is alpha comma beta then 15 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 19, बी है 24, सी है 21, डी है 22, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 2, 1, 3, 3, 1, 2, 4। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। एक आपका ट्रायंगल है, कोई भी नाम दे दीजिए ABC, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1, 3, 3, 1 और एक है 2, 4। इसी ट्रायंगल का मिरर इमेज, तो मिरर इमेज ट्रायंगल का एक साथ नहीं बनेगा, इसका एक बनेगा, ए का मिरर इमेज बनेगा, बी का कुछ और बनेगा, सी का कुछ और बनेगा। अब उसको जब कनेक्ट करेंगे तो वो एक फ्रेश ट्रायंगल बनेगा। और किस लाइन के अबाउट लेना है मिरर इमेज? x प्लस 2y बराबर 2, मतलब इसको अगर एक ऐसे फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, तो ए का कुछ बनेगा, मान लीजिए ए का बन जाएगा, उसी को बोल रहा है PQR बनता है, मतलब ए का P बनता है, बी का Q और सी का R, कुछ बनेगा PQR। तो बेसिकली PQR आपको मिल जाएगा, यू नो हाउ टू टेक इमेज। और जब PQR मिल गया तो सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो अल्फा बीटा मिल जाएगा, उससे 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। बट हम लोग करेंगे, हम लोग स्किप नहीं करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। तो P जो है मान लीजिए A का मिरर इमेज है, तो P का कोऑर्डिनेट x2 y2 ही हम मानते हैं रेफरेंस में, तो क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 इज फर्स्ट पॉइंट बाई A, ये लाइन है तो A मतलब इसका कोऑर्डिनेट 1 बराबर y2 माइनस y1 दैट इज 3 बाई B इज 2 बराबर -2 ax1, इसको इसके साथ, तो ax1 मतलब हो गया 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2 5, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस 1 5, तो 5 प्लस 5 कट गया, 5 और 5 कट गया, तो ये बच गया -2। तो x2 मेरा कितना आ गया? माइनस, इसको पहले से इक्वेट करेंगे, -2 प्लस 1 तो -1, y2 माइनस 3 इज -4, तो y2 बराबर -4 प्लस 3 कितना हो गया? -4 प्लस 3 इज -1, मतलब x2 भी -1, मतलब p का कोऑर्डिनेट आ गया -1, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अभी हम निकाल लिए चूंकि, ठीक है। इसी तरह b का मिरर इमेज लेंगे तो q मिलेगा मान लीजिए, फिर इसका x2 y2 मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 3 बाई a इज 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1
बाई बी, बी इज 2, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है, बराबर y2 माइनस 1 बाई बी, बी इज 2 बराबर -2ax1। अब इसको इससे मैपिंग करेंगे तो 1 इंटू 3 3 प्लस b मीन्स 2 इंटू 1 2 प्लस c, तो c है -2 बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमेशा 5 ही होगा। ये कितना हो गया -2 3 प्लस 2, ये 2 और 2 कट गया तो 3/5 -6/5, ठीक है। तो पहला आ गया x2 माइनस 3, जब उसको इक्वेट किए -6/5 तो x2 बराबर 3 माइनस 6/5, तो 5 5 तिया 15, 15 में 6 गया 9, ठीक है। अब y2 को कर दिए, y2 माइनस 1/2 इज -6/5, तो y2 माइनस 1 इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12/5, तो y2 इज 1 माइनस 12/5 मीन्स 7 -7/5 मीन्स q का कोऑर्डिनेट आ गया 9/5 -7/5। मैं बीच बीच में चेक भी कर रहे हैं जिससे कि बाद में नहीं पता चला हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक हमने किया है। पहला आया -1, फिर 9/5 -7/5, ठीक है। अब हम लोग एक बार r का निकालते हैं। अब कुछ मैथमेटिक्स नहीं है ये, मतलब जस्ट वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, इसमें कोई थॉट नहीं है। r का अब निकालना है, देखिए इसका भी x2 y2 मानते हैं, तो x2 माइनस 2/a बराबर y2 माइनस 4/b, b इज 2 बराबर -2ax1। अब इसको इससे मैप करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8 माइनस c, तो -2/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फिर से लिख रहे हैं एक बार, -2 2 प्लस 8 -2/5, ठीक है, ठीक है ना। 2 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8 एंड -2, तो मतलब ये कितना आ गया, 2 में 2 कट गया तो बचा सिर्फ 8, तो -2 इंटू 8 -16/5। तो पहला आ गया x2 माइनस 2 इज -16/5, तो x2 आ गया 2 माइनस 16/5, तो -6/5, 5 दूना 10 में, ठीक है। y2 कैसे निकालेंगे, अब देखिए y2 माइनस 4/2 बराबर -16/5, तो y2 माइनस 4 2 से कर देंगे तो -32/5, तो y2 हो जाएगा 4 माइनस, तो ये कितना हो गया 5 के 20 -12/5, मतलब r आ गया -6/5 एंड -12/5। आई विल चेक दिस, -6/5 -12/5, ठीक है। लाइए, तो हमको तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया बस। अब आपको इसका सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो वो क्या होता है x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो -1 इसमें ऐड करेंगे 9/5 और इसमें ऐड करेंगे -6/5/3, तो कितना आ जाएगा -5/5 -1 को लिख दिए प्लस 9/5 -6/5/3, तो 5 ले लिए, तो -5 प्लस 9 कितना हो गया 4, एंड 4 माइनस 6 इज -2 और नीचे 3 है, तो -2/15 आ गया अल्फा, ठीक है। लेट मी चेक, अल्फा आ गया -2/15। सिमिलरली बीटा क्या आ जाएगा y1 प्लस y2, अब देखिए -1 प्लस -7/5 एंड प्लस -12/5/3, तो इसको लिख सकते हैं -5/5 -7/5 -12/5/3, तो सब माइनस है, तो 5 में 7 गया 12, 12 में 12 गया 24, तो -24/15 अल्फा आ गया, बीटा आ गया। पूछ क्या रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो -2/15 माइनस -24/15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24, 24 में 2 गया 22, 22/15 आ गया, और उसका 15 टाइम्स पूछ रहा है, तो 22, ठीक है। इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ 22 बचेगा, तो आंसर विल बी 22। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट कोई कंसेप्ट इसमें नहीं था। इमेज का फार्मूला यूज कीजिए, यू गेट द अल्फा बीटा। तो कुछ क्वेश्चंस मेंस में ऐसे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है जिसमें बहुत डीप थिंकिंग नहीं चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा सोचना था कि जब ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स अगर वर्टिकल लाइन पे है तो मेरा बेस
हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, बट इन सब में डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। तो क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आपके कोई डोमेन के बाहर नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी द लास्ट थ्योरी क्लास, उसमें हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और दिस विल बी यूज्ड मेनी वेयर। आगे फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ कोनिक्स पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में वी विल स्टडी फैमिली ऑफ लाइंस, दैट विल बी द लास्ट थ्योरी क्लास। उसके बाद हम लोग 3-4 क्लास जो है PYQs करेंगे। तो इस तरह क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए जो मैंने पिछले 5 महीने में पढ़ाया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।